Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And we are continue our running chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. It is from the class 9th science. We already studied about different techniques to separate the different kind of mixture. And two mixture liquids can be separated from the separating funnel, sublimation process by which we can separate a mixture of ammonium chloride and a salt, chromatography by which the dyes in a black ink can be separated, इंक के अंदर मौजूद डाइज को क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से अलग करने वाला प्रोसेस भी हमने देखा. नाउ next process is a distillation process by which we can separate a mixture of two miscible liquids. हमने इससे पहले पढ़ा था दो इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि केरोसिन ऑयल और वाटर का हमने एग्जांपल पढ़ा था एक मिक्सचर लिया था, उसको हमने अलग कराया था बाय द यूज़ ऑफ द सेपरेटिंग फनल, जिससे कि जिस लिक्विड की डेंसिटी अपने आप में ज़्यादा होती है वो अपने आप में पहले अलग हो जाते हैं और उसके बाद दूसरे तरीके के लिक्विड्स को उसके अंदर से सेपरेट कर लिया जाता है. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिसिबल लिक्विड्स हैं, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल लिक्विड्स हैं जो आसानी से एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से घुले हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं. उनको किस तरीके से अलग कराया जाता है और उनको अलग कराने के लिए एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन प्रोसेस. एक और प्रोसेस हम इसी में पढ़ेंगे, वो होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. लगभग सेम ही है, बट इन द सेकेंड वन a fractionating column is used. फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होता है एक, उसका इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं. और फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये अपने आप में, इसका इस्तेमाल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में किया जाता है. और सिंपल प्रोसेस जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है. इस प्रोसेस से हम लोग दो मिसिबल लिक्विड्स को आसानी से अलग करा सकते हैं. देखें इसमें है क्या, उसको समझाने के लिए दिया गया है एक्टिविटी नंबर 2.8. हमें एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को एक दूसरे से अलग अलग करना है. डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, उसके अंदर उस मिक्सचर को भर लिया. डिस्टिलेशन फ्लास्क आप देख रहे हैं फिगर नंबर 2.9 में आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके का होता है. उस फ्लास्क के अंदर उस मिक्सचर को भर लिया, एक थर्मोमीटर उसके अंदर लगा दिया और जिस तरीके से पूरा ऑपरेटर सेट है उसको सेपरेट कर उसको आप फिक्स कर दें. फिर मिक्सचर को धीरे धीरे करके जब आप उसको गर्म कराना शुरू करेंगे तो एसीटोन वेपराइजेस कंडेंस एंड द कंडेंस then can be collected from the condenser outlet. भाई वहाँ पर था अपने आप में अल्कोहल प्लस वाटर. अब जब इसको हमने यहाँ से हीट कराना शुरू किया है विद द हेल्प ऑफ द बर्नर, अब हीट कराना शुरू करेंगे तो जब हीट होगा तो हम ये देखेंगे कि अल्कोहल अपने आप में वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में अल्कोहल बनना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने आप में कम होगा, वहीं पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने आप में ज़्यादा होगा. अगर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप जानते ही हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है. उस पर जाके वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और वहीं पर अगर इसका कम है, इसलिए जैसे उसको गर्म करना शुरू कर देंगे, जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा ये अपने आप में वेपराइज होना शुरू हो जाएगा. और जब वेपराइज होगा तो जब ये वहाँ से वेपराइज होकर यानी वेपर्स की फॉर्म में बनकर वहाँ से निकलेगा
तो एक वहाँ पर कंडेंसर के इस्तेमाल से वेपर्स की फॉर्म में आएगा, फिर वहाँ पर कंडेंसर अपना लगा होगा। कंडेंसर क्या करेगा, जो वेपर्स की फॉर्म में मौजूद थे उसको कंडेंस करा देगा, और कंडेंस की फॉर्म में बनाने के बाद उसको लिक्विड की फॉर्म में बदल देगा, और लिक्विड की फॉर्म में बदलने के बाद उसको एक आउटलेट में वहाँ पर मौजूद उसके अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, और लास्ट में फिर वहाँ पर केवल वाटर बच जाएगा। दोनों का मिक्सचर हमने लिया था, एक फ्लास्क के अंदर गर्म कराना स्टार्ट किया, ये अपने आप में वेपराइज होना शुरू हुआ। वेपर्स बनकर जब वो वहाँ से उठा, कंडेंसर से ऐसे गुजरेगा, कंडेंसर जो है उसको अपने आप में कंडेंस करेगा, यानी उसकी हीट जो है उसको खींच लेता है, हीट उसके अंदर कम ही उसके टेम्परेचर वो कम कर देता है। कम टेम्परेचर होने के कारण वो जो वेपर्स की फॉर्म में थे वो लिक्विड्स की फॉर्म में बदल जाएंगे, और लिक्विड की फॉर्म में बदलने के बाद उसको बाहर एक अलग जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और बचा हुआ जो उसके अंदर वाटर है वो वहाँ पर ही बना रहेगा। तो इस तरीके से वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को अलग कर लिया जाता है। ये तो आसानी से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर रेंज थी इनकी, वो टेम्परेचर रेंज जो है इसके अंदर अपने आप में टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में ज़्यादा होगी। टेम्परेचर रेंज यहाँ पर इन दोनों के बीच में ज़्यादा होगी, अंतर पाया जाएगा। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो अंतर है इसका, वो अपने आप में ज़्यादा पाया जाएगा। अब वहीं पर जब टेम्परेचर रेंज, यानी कि हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की, अब बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, अगर वो 25 केल्विन से कम हो जाए, अगर यहाँ पर ये वाला डिस्टिलेशन प्रोसेस तब लगाते हैं when boiling point is more than 25 केल्विन, 25 केल्विन से ज़्यादा हो, यानी कि जो लिक्विड हमने वहाँ पर इस्तेमाल किए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 केल्विन से ज़्यादा का अंतर पाया जाना चाहिए। और वहीं पर अगर ये इसके अलावा दूसरे मिसिबल लिक्विड्स आ जाते हैं और उनको अलग करना है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है वो 25 केल्विन 25 केल्विन से कम का है, देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। तब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कब किया जाता है? व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाया जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से ज़्यादा का होगा तो वहाँ सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उन लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन सभी को, तो एक तो हो गया पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एटसेट्रा मौजूद होते हैं। उन सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम का होगा, तो उनको अगर सेपरेट कराना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाएंगे। और वहीं पर एयर की बात करते हैं, एयर भी जिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से मिक्सचर है, उनका अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम का है, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है लगभग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस और डिस्टिलेशन प्रोसेस लगभग सेम ही है, केवल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसका जो नाम है वो अपने आप में बदल जाता है। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में लगाया जाता है। कंडेंसर, इस तरीके से आप कंडेंसर लगा हुआ देखेंगे, उसके बीच में यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं और यहाँ पर वो फ्लास्क मौजूद होता है, तो इसके बीच में इसको यहाँ पर कनेक्ट करके दिखा दिया जाता है। और इसके इस्तेमाल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के इस्तेमाल से ही 25 केल्विन से कम बॉइलिंग पॉइंट वाली डिफरेंस, अगर 25 केल्विन से कम वाला है तो उस तरीके के लिक्विड्स को इस प्रोसेस से अलग किया जा सकता है।
फ्रक्शनेटिंग कॉलम है क्या? एक ट्यूब है जिसके अंदर ग्लास बीड्स, कांच की कुछ गेंदें बॉल है उसके अंदर पड़ी रहती हैं, कुछ स्फेरिकल ग्लास मौजूद रहते हैं उसके अंदर। प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल, जो कि उन वेपर्स के तरीके से ठंडा होने के लिए सरफेस प्रदान करता है, कंडेंस करता है, लगातार उसको कंडेंस करता रहता है, यानी कि लिक्विड्स की फॉर्म में पूरा बदलने की उसके हद को कोशिश करता रहता है। तो एक तरीके से सरफेस एरिया बढ़ जाता है यहाँ पर आके, इसलिए वो 25 केल्विन से कम डिफरेंस वाले को भी यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करा देता है, इसलिए इसको फ्रक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। बाकी दोनों प्रोसेस अपने आप में लगभग सेम ही, अंतर ये है कि 25 केल्विन से कम वाले टेम्परेचर रेंज है उनको अलग करा देता है, और ये उन लिक्विड्स को अलग कराता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लगभग 25 केल्विन से ज़्यादा का होगा। अब अगला सवाल हमारे सामने आता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर के अंदर मौजूद अलग अलग गैसेस को किस तरीके से अलग किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। एयर के अंदर मौजूद गैसेस को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एयर अपने आप में मौजूद है, एयर मौजूद है, एयर को हमने क्या किया, कंप्रेस किया, प्लस साथ में उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ये कंप्रेस प्लस कूल होगा कैसे, प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और जो टेम्परेचर था उसको डिक्रीज कर दिया। जब से इस टेम्परेचर कम कर देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे तो कंप्रेस हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और ऐसा होने के बाद वो लिक्विड एयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड एयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसको क्या करना, अलाउ टू वार्म अप स्लोली, धीरे धीरे करके उसको गर्म होने दें। इन फ्रक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में उसको क्या करना है, वार्म अप स्लोली इन फ्रक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम था। उसके अंदर आप उसको क्या करें, हल्का सा गर्म होने दें धीरे धीरे करके। जैसे जैसे वो गर्म होती चली जाएगी, जैसे जैसे गर्म होगा, जैसे जैसे गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो जैसे जैसे जिस जिस गैस का टेम्परेचर अपना आप में आने लग जाएगा, तो वही अब अलग अलग गैसेस हमें वहाँ पर मिल जाएंगी। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर गैसेस जो है अपने आप में क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। और पूरा एक मिक्सर मौजूदा गर्म करा रहे हैं, जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस जैसे उसका टेम्परेचर हो गया, और अगर किसी गैस का बॉइलिंग पॉइंट अगर वहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस का होगा, तो 15 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस अपने आप में बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगी, वेपर्स की फॉर्म में बदल जाएगी। वेपर्स की फॉर्म में बदलने के बाद जब वो फ्रक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से गुजरेगी, वो अपने आप में ठंडी हो जाएगी, एक दूसरी जगह पर उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, और किसी गैस का अगर बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी, और बॉयल होने के बाद वो वेपर्स की फॉर्म में बदलेगी, फ्रक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से वो गुजरेगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने के बाद उसको दूसरी जगह पर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेज जो वो इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, 29 ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है -183 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का 186 -186 और नाइट्रोजन का -196 है। तो जैसे जैसे ही अपने आप में जिस अपने अपना बॉइलिंग पॉइंट आता चला जाएगा, उस बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद वो वेपर्स की फॉर्म में बदलने लग जाएंगे। वेपर्स की फॉर्म में बदलने के बाद फ्रक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से गुजरेंगे, कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होने के बाद दूसरे किसी वेसल में उनको इकट्ठा
कर लिया जाता है। Now, how can we obtain pure copper sulfate from impure sample? Impure sample of copper sulfate से प्योर कॉपर सल्फेट कैसे निकाला जाता है? हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, इम्प्योर CuSO4 है, उसके अंदर से प्योर कॉपर सल्फेट यानी प्योर CuSO4 को किस तरीके से सेपरेट कराना है, अगला प्रोसेस हमारा यही है। The process by which we can obtain the pure copper sulfate from impure copper sulfate is known as a crystallization process. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाता है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी दी गई है 2.9 in which we have to take 5 gram of sample of impure copper sulfate in a china dish। 5 ग्राम impure CuSO4 हमें एक चाइना डिश के अंदर ले लेना है एंड और उसके अंदर कम से कम मात्रा में वाटर को डिज़ोल्व करा देना है। पानी कम से कम मात्रा में वाटर को डिज़ोल्व करा देना है और फिल्टर उसको एक तरीके से छान लें। एवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो फिर उस वाटर के एवेपोरेट हो जाने दें जिससे कि वो एक तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें मिल जाए। सॉल्यूशन को उस कवर करके रख दें फिल्टर पेपर के इस्तेमाल से और रूम टेम्परेचर पर ही रख दें, किसी तरीके से उसको टच ना करें। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। हम देखेंगे कुछ समय के बाद जब उसको देखेंगे तो उसके अंदर से पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए होंगे और क्रिस्टल्स की फॉर्म में कॉपर सल्फेट वहाँ पर वो हमें मिल जाएगा। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। किया क्या था, थोड़ा सा कॉपर इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, उसके अंदर वाटर डिज़ोल्व करा दिया, छान लिया। छानने के बाद उसको उसी तरीके से रखा रहने दिया कुछ समय के लिए। जब कुछ समय के बाद उसको आप देखेंगे तो फिर आप ये देखेंगे उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आपको नज़र नहीं आएंगे। वो जो आपने कॉपर सल्फेट लिया था वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, क्रिस्टल्स यानी जैसे नमक होता है, चीनी होती है, उस तरह की फॉर्म में वो आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल जो है एक तरीके से सॉलिड्स को प्योर करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल जो है, अगर एग्जांपल की बात करें तो सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, जो समुद्री पानी से हमें नमक मिलता है, उसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। तो उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कराने के लिए ही एक जो प्रोसेस हम लोग लगाते हैं उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के इस्तेमाल से हम प्योर सॉलिड को इम्प्योर सॉलिड के अंदर से प्राप्त कर लेते हैं। ये एक तरीके से सिंपल एवेपोरेशन टेक्निक से जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल जो है एक तरीके से हम प्योर फॉर्म में लाने के लिए करते हैं, इसलिए इसको सिंपल एवेपोरेशन टेक्निक से अच्छा माना जाता है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। सम सॉलिड डिकम्पोजेस लाइक शुगर में गेट स्टर्ड इन हीटिंग टू ड्राइनेस। गर्म करने पर कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में सूख जाते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो उसके अंदर रह जाती है उसको डिज़ोल्व कराने के बाद फिल्ट्रेशन उसको फिर हम वाटर में डिज़ोल्व करा देते हैं, फिर उसको फिल्टर प्रोसेस से अलग करके वहाँ से उसके अंदर से सॉलिड को निकाल दिया जाता है। क्या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो बात करें प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। समुद्री पानी से जो नमक हमें मिलता है उसको प्योर करने के लिए इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर फिटकरी से प्योर फिटकरी यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसको निकालने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का ही वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जो कि अपने पास मौजूद सॉल्ट्स को प्योर फॉर्म में लाने के लिए इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं, तो उसके लिए कहते हैं क्या है, लिक्विड में वाटर के अंदर डिज़ोल्व करा दें। वाटर में डिज़ोल्व कराने के बाद उसको छान लें, छानने के बाद उसको अनडिस्टर्ब जब छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद उस वाटर उसके अंदर से इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाता है और सॉलिड जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें वहाँ पर मिल जाती है। इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस
कहते हैं। इसके आगे की बात करेंगे हम अगले वीडियो में।